हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्ज़ाम में पक्का क्वेश्चन आएगा, थ्योरी में भी और कंपटीशन में भी। तो बहुत अच्छे ढंग से इसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे ढंग से इसको समझना है। मुझे लगता है कि 2 या 3 क्वेश्चंस कंपटीशन में आ सकते हैं इसमें से। कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमें पता लग गया कि बीच में एटम के न्यूक्लियस होता है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास होते हैं। और किस में पाए जाते हैं? मेन शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, इनमें पाए जाते हैं। ठीक है। और हमने डिफरेंट एनर्जी लेवल्स भी पढ़ लिए कि सबसे कम एनर्जी किस ऑर्बिटल की होती है, उससे ज़्यादा एनर्जी किस ऑर्बिटल की होती है, उससे ज़्यादा एनर्जी किस ऑर्बिटल की होती है। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड किस तरह से होते हैं। एटम के बाहर जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अरेंजमेंट, इट इज़ द अरेंजमेंट of electrons in an atom. Electrons in an atom. एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज होते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ये जो है कुछ रूल हैं जो इसको गवर्न करते हैं, कुछ रूल हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं, इस प्रोसेस को। रूल्स फॉर कंट्रोलिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। नंबर 1, पहला रूल क्या है? ऑफ बो प्रिंसिपल। ऑफ बो प्रिंसिपल आपको याद होना चाहिए हमेशा। ऑफ बो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में पीएचडी आएगा। प्रिंसिपल, ऑफ बो प्रिंसिपल। व्हाट इज ऑफ बो प्रिंसिपल? ऑफ बो प्रिंसिपल ये बताता है कि पहले इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में, प्रिंसिपल में। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में और फिर उसके बाद जाएंगे ज़्यादा एनर्जी वाले में, फिर उसके बाद जाएंगे और ज़्यादा एनर्जी वाले में। सपोज एक ही इलेक्ट्रॉन है तो नीचे वाले ऑर्बिटल में ही चला जाएगा। अगर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा। एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो उससे ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन है, पहला ही इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा ज़्यादा एनर्जी वाले में, ऐसा नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। बहुत ऑफ बो ने बताया कि ऑर्बिटल में कैसे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन। पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाता है, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले में जाता है। आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनवाया था मैंने पिछले लेक्चर में, उसमें बताया था कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड, ऑफ बो प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। डिफरेंट ऑर्बिटल्स में बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन। कैसे बढ़ते हैं? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। इसका मतलब क्या है कि पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उससे ज़्यादा एनर्जी वाले में जाएगा। अगर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो और उससे ज़्यादा एनर्जी वाले में जाएगा। इस तरह से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। देखो, आप बच्चे समझते होंगे कि सर इतना ये बुक्स में डीपली क्यों दिया हुआ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। आपको पता है पूरी केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होती है। केमिस्ट्री में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में जा रहे हैं, इसी से पूरी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स का ही खेल है सारा, केमिस्ट्री सारा इलेक्ट्रॉन्स का ही खेल है। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे पड़े हैं, कैसे बिहेव करते हैं, किस तरह से एनर्जी लेवल के हिसाब से अरेंज्ड हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हैं एनर्जी के। पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाता है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन उससे ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाता है, उससे अगला इलेक्ट्रॉन उससे ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाता है। तो हम इसका बना सकते हैं, वी कैन ड्रा द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑर्डर।
एनर्जी, आपको कल भी बताया था, एनर्जी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स, अलग अलग जो ऑर्बिटल्स हैं उसका जो एनर्जी ऑर्डर है, एनर्जी का क्रम है, वो क्या होता है, वो आपको पता है कौन सा रूल फॉलो करता है, N+L रूल। वो कल बता दिया था, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो इसको बोहर-बरी रूल बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बोहर-बरी रूल। एनसीईआरटी की बुक में नहीं है ये, बोहर-बरी रूल इसको फॉलो करती है। एनर्जी का लेवल्स जो है, किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो हम एनर्जी का जो ऑर्डर है वो लिख रहे हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में, 1s के बाद किस में जाएगा, क्योंकि 1 के अंदर सिर्फ ऐसी होता है, p तो होता ही नहीं। तो 1s के बाद अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड जाएगा तो किस में जाएगा, 2s में जाएगा। 2s के बाद किस में जाएगा, 2p में जाएगा। 2p के बाद किस में जाएगा, 3s में जाएगा। 3s के बाद किस में जाएगा, 3p में जाएगा। आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, हर एक s के बाद p में जाता है। 2s के बाद 2p में, 3s के बाद 3p में, लेकिन 1s के बाद 1p नहीं होता, ये ध्यान रखना है। 1s के बाद 1p नहीं होता, क्योंकि पहले शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही सबशेल होता है जिसका नाम है s, p नहीं होता, 1p इज नॉट देयर। आपको पहले समझा दिया गया था। 1s के बाद किस में जाएगा, 2s में। 2s के बाद किस में जाएगा, 2p में। 2p के बाद किस में जाएगा, 3s में। 3s के बाद किस में जाएगा, 3p में, क्योंकि 2d तो होता ही नहीं। आपको पता है सेकंड शेल में n की वैल्यू 2 है, तो सिर्फ दो ही सबशेल होते हैं, s और p। पहले में एक ही सबशेल होता है, दूसरे में 2 सबशेल होते हैं, तीसरे में कितने सबशेल होते हैं, 3, S, P और D। लेकिन D की एनर्जी हायर होती है। अगर अपन निकालें बोहर-बरी रूल से, तो D की एनर्जी कैसी होती है, हायर, वो बाद में बढ़ती है। फॉर एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ मैं। अब मैं 3D लिखूँ या 4S लिखूँ, 3 के अंदर P3 के अंदर थर्ड शेल के अंदर 3 होते हैं, S, P, D। अब मैं D लिखूँ या 4S लिखूँ, ये डिसाइड करते हैं कि 3D और 4S में से एनर्जी किसकी कम किसकी ज़्यादा। तो N की वैल्यू कितनी है, 3, प्लस L की वैल्यू क्या है, D के लिए, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, तो 2 वैल्यूज है इसकी। 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया। जबकि 4, N की वैल्यू कितनी है, 4, प्लस S की वैल्यू क्या होती है, L के लिए 0, तो 4 हो गया। तो 4s की वैल्यू कैसी होगी, 4, N+L की, और 3D की वैल्यू कितनी होगी, 5। तो दोनों में से वैल्यू ज़्यादा किसकी है, 3D की। तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है N+L की, उसकी एनर्जी कैसी होती है, ज़्यादा। तो 3D की एनर्जी ज़्यादा होती है। 3D इज फिल्ड लेटर ऑन। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि 3D और 4s में से 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले क्यों बढ़ता है, 3D में बाद में क्यों बढ़ता है। तो आप आंसर क्या दोगे, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द बोहर-बरी रूल। ये बोहर-बरी रूल के हिसाब से होता है, N+L रूल के हिसाब से होता है कि N+L की वैल्यू कम तो एनर्जी कम, N+L की वैल्यू ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा। तो 3p के बाद 3D नहीं आएगा, 4s आएगा, 4s के बाद क्या आएगा, 4s के बाद 3D आएगा, 4s के बाद 3D आएगा, 3D, 4s, 3D, 4s के बाद 3D। फिर 4s के बाद क्या आना चाहिए, 4s के बाद क्या आना चाहिए, 4p आना चाहिए। नॉर्मली s के बाद p आता है, 4 के अंदर सारी चीजें होंगी, s भी होएगा, p भी होएगा, d भी होएगा, f भी होएगा। 4 के अंदर सारी चीजें होंगी। तो 4s और 4p मैं लिख चुका हूँ। आपको पता है 3D यहाँ आना चाहिए था, लेकिन उसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो वो यहाँ आ गया। तो 4p के बाद क्या आना चाहिए, 4d। आपको पता है 4d नहीं आता। अब हर एक d बाद में बढ़ता है, अगले s के बाद बढ़ता है। हर एक d अगले s के बाद बढ़ता है। जैसे 3d किसके बाद बढ़ा, 4s के बाद। तो 4d किसके बाद बढ़ेगा, 5s के बाद बढ़ेगा। तो 4p के बाद क्या आएगा, 4p के बाद आएगा 5s। 4p के बाद क्या आएगा, 5s आएगा। 5s के बाद क्या आएगा, एक घटा के d आएगा, एक घटा के d, 4d। 5s के बाद नॉर्मली क्या आना चाहिए, 5p आना चाहिए, ठीक है। तो 5p के बाद क्या आएगा, 6s आना चाहिए। 5d और 5f बाद में बढ़ेगा, 6s के बाद क्या आएगा, 2 घटा के f आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको एक सिंपल बात बता देता हूँ इसको लिखने के लिए। हर एक s के बाद p आता है, सिर्फ 1s के बाद p नहीं आता। हर एक s के बाद p आता है। 4s के बाद एक चीज नई स्टार्ट हो जाती है। 4s के बाद हर एक s के बाद एक घटा के d आता है। 4s के बाद हर एक s के बाद एक घटा के d आता है। और 6s के बाद हर एक s के बाद 6s के बाद हर एक s के बाद 2 घटा के f आता है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपने। तो 6s के बाद क्या आएगा, 4f।
4f। उसके बाद क्या आएगा, नॉर्मली क्या आता है 6s के बाद क्या आता है, एक घटा के डी आता है तो 5d। नॉर्मली 6s के बाद क्या आना चाहिए 6p, इस तरह से एंड सो ऑन। मैं दोबारा से इसको एक बार आपको बता देता हूँ। 1s के बाद 1p नहीं आता, रट्टा मारने की बात नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दिस इज एन अकॉर्डेंस टू द बहुत बड़ी रूल, आप निकाल के देख सकते हैं, सारे के सारे लेवल बिल्कुल सेम मिलेंगे आपको। 1s के बाद 1p नहीं आता, उसके बाद हर एक s के बाद p आता है, जैसे 2s के बाद 2p, 3s के बाद 3p, ठीक है, नॉर्मली चलता रहता है। उसके बाद 4s के बाद एक नई चीज़ स्टार्ट होती है, हर एक s के बाद एक घटा के d आएगा। 4s के बाद हर एक s के बाद एक घटा के d आएगा। और 6s के बाद एक चीज़ तो वो चलती रही है d वाली, एक नई चीज़ और स्टार्ट हो गई कि हर एक s के बाद 6s के बाद हर एक s के बाद दो घटा के f भी आएगा, एक घटा के d तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। दिस इज द एनर्जी लेवल, एनर्जी ऑर्डर गिवन बाय किसने दिया, ये ऑफ-बो ने दिया। इसको ऑफ-बो प्रिंसिपल बोलते हैं कि पहले कम एनर्जी में भरेगा, फिर ज़्यादा एनर्जी में भरेगा, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी में भरेगा। एक बार हम दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें तभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे। वीडियो को बार बार देखें और प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने देखा है बच्चे ज़्यादातर घूमने में रह जाते हैं, कभी ट्यूशन पे जा रहे हैं, कभी स्कूल जा रहे हैं, कभी ट्यूशन पे जा रहे हैं, पढ़ते तो है ही नहीं। तो स्टडी ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी करो, बैठो घर में कुछ घंटे निकालो बुक के साथ, वीडियो देखो और स्टडी करो, प्रैक्टिस करो। तो दोबारा से 1s के बाद क्या आएगा, आप मेरे से आगे लिखें जल्दी। 2s के बाद क्या आएगा, 2p के बाद क्या आएगा, 3s के बाद क्या आएगा, 3p के बाद क्या आएगा, 4s के बाद एक चीज़ स्टार्ट होगी, एक घटा के डी आना स्टार्ट हो जाएगा, 3d। 4s के बाद नॉर्मली क्या आना चाहिए, 4p के बाद क्या आएगा, 5s के बाद क्या आएगा, एक घटा के डी, 4d के बाद क्या आएगा, 5s के बाद नॉर्मली क्या आना चाहिए, 5p के बाद क्या आएगा, 6s के बाद एक नई चीज़ स्टार्ट होगी, दो घटा के 4f, एक घटा के डी तो आ ही रहा है 5d। और 6s के बाद नॉर्मली क्या आता है 6p के बाद क्या आएगा 7s। आगे यहाँ तक ही लिखते हैं वैसे, अगर इसके आगे लिखना चाहो तो 7s के बाद क्या आएगा, दो घटा के f मतलब 5f, फिर एक घटा के d तो 6d, फिर 7p, इस तरह से आएगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा 2-3 बार 4 बार लर्न कर लो, मैंने आपको लर्न करने का मेथड बता दिया। इसने ऑफ-बो ने एक चार्ट भी बनाया, वो चार्ट भी बना देते हैं इसको याद करने के लिए, लेकिन वो काम नहीं आता, बस वैसे ही बनाते हैं। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, ठीक है। 1p तो होता ही नहीं, तो यहाँ पे लिख दो 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, और ज़्यादा जरूरत नहीं है नीचे लिखने की, कुछ इसको वो नहीं करना, रट्टा नहीं मारना। 2d तो होता ही नहीं, तो 3d, 4d, 5d, 3f तो होता ही नहीं तो 4f, बस 5f लिखना चाहो तो लिख दो 5f, बस। नीचे भी लिख सकते हैं, नीचे वाले यूज़ नहीं होंगे, अभी आपको मैं बनाऊंगा ना तो आप देखेंगे। तो इस तरह आगे से पीछे से आगे की तरफ लाइनें मारेंगे। तो सबसे पहले क्या हो गया, चेक करते जाओ आप, 1s, सबसे पहले क्या हो गया 1s, उसके बाद क्या हो गया 2s, उसके बाद क्या हो गया 2p, देखो 2p, फिर क्या हो गया 3s, 2p के बाद क्या हो गया 3s के बाद क्या हो गया 3p, 4s, ठीक है, फिर क्या हो गया 4s के बाद 3d, 4p, 5s, बना के देखना अपने हाथ से, बड़ा मजा आएगा। 5s के बाद क्या हो गया 4d, 5p, 6s, ठीक है। और ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत बढ़िया आसान तरीका है बच्चों, मैं आपके फ़ायदे के लिए बना रहा हूँ कि आप कभी भी लेट के भी देख सकते हैं, कभी कहीं घूमने गए पार्क में, वहाँ भी अपना मोबाइल फ़ोन खोल के देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हो वीडियो। तो कोई बल्कि बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है, और मैं आपको बड़े सिंपल मैनर में बनाता हूँ। ये बुक्स में नहीं मिलेगा इतना आसान, ना कोई ट्यूशन पे पढ़ाएगा, मैं बहुत सिंप्लीफाइड करके बनाता हूँ। मेरे को 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे IIT बनाए हैं मैंने। 6s के बाद क्या आएगा 4f, फिर क्या आएगा 5d, फिर क्या आएगा 6p, फिर क्या आएगा 7s के बाद क्या आएगा 5f। तो इस तरह से ये दिस इज द एनर्जी ऑर्डर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड। किस एनर्जी के ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरते हैं ये किसने बताया, ऑफ-बो ने ये बात बताई कि पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएगा इलेक्ट्रॉन, और उससे अगला इलेक्ट्रॉन उससे ज़्यादा एनर्जी वाले में जाएगा, उससे
अगला इलेक्ट्रॉन उससे ज़्यादा एनर्जी वाले में जाएगा, तो ये एनर्जी का ऑर्डर है कि किस तरह से भरेंगे इलेक्ट्रॉन। ये बड़ा काम आएगा अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में। बहुत आसान कंसेप्ट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना केमिस्ट्री नहीं चलेगी, केमिस्ट्री इसी से चलेगी आगे, ठीक है ना। तो ऑफ बो प्रिंसिपल, सेकेंड प्रिंसिपल करेंगे हम। हुंड्स रूल लास्ट में करेंगे। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कर लेते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स में बताया था कि एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2। ये पॉली ने बताया था। एन ऑर्बिटल कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। पॉली ने बताया था। नंबर 2 सेकेंड रूल इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, PAULI, पॉली इज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बोल बोल के पढ़ा करो, बोल बोल के प्रैक्टिस किया करो। जितना बोलेंगे, जितने ऑडियो विजुअल एड्स ज़्यादा यूज़ करेंगे, जैसे वीडियो में मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, बोर्ड का भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपने फेस का भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है। आप अगर साथ साथ लिखेंगे तो 4 सेंसेस का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा देर तक आपकी मेमोरी रहेगी। तो 5 सेंसेस होती हैं, जितने ज़्यादा सेंसेस को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप सीख पाएंगे और उतना लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो इस चीज़ का साइंटिफिक मेथड्स हैं, लर्निंग के साइंटिफिक मेथड्स हैं। मैं इस बारे में रिसर्च करता रहता हूँ कि कैसे लर्निंग को इजी बनाया जाए, कैसे लर्निंग को परमानेंट बनाया जाए, ठीक है ना। तो मैं इस चीज़ को, इस टूल को अपने वीडियोस में यूज़ कर रहा हूँ। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक साइंटिस्ट था, उसने एक प्रिंसिपल दिया, उसको क्या बोलते हैं? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो क्या कहता है कि पूरी दुनिया में मेरा एड्रेस एक ही है। पूरी दुनिया में कोई भी 2 बंदे ऐसे नहीं हो सकते, एक घर के मेंबर्स की बात नहीं कर रहा मैं, पूरी दुनिया में कोई भी 2 बंदे ऐसे नहीं हो सकते जिसका एड्रेस के सारे वर्ड कैसे हों? सेम। जैसे अमेरिका से किसी ने मेरे को चिट्ठी लिखी, तो उसने सबसे नीचे क्या लिखा? इंडिया। उसके ऊपर क्या लिखा? हरियाणा। उसके ऊपर क्या लिखा? हिसार। उसके ऊपर क्या लिखा? मेरा एड्रेस। तो कोई बंदा मेरा पड़ोसी है, मेरे पड़ोस में रहता है, तो उसकी चिट्ठी पे भी इंडिया लिखा जाएगा, उसकी चिट्ठी पे भी हरियाणा लिखा जाएगा, उसकी चिट्ठी पे भी हिसार लिखा जाएगा, लेकिन जो एड्रेस लिखा जाएगा उसका एक वर्ड अलग होगा, ठीक है ना। तो कोई भी 2 आदमी इस दुनिया में ऐसे नहीं हो सकते जिसका एड्रेस हूबहू सेम हो। परिवार के बंदों की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना। इसी तरह से कोई भी 2 क्वांटम नंबर, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिसके सारे के सारे क्वांटम नंबर कैसे हो? सेम। अगर 3 क्वांटम नंबर सेम होंगे तो चौथा कैसा होगा? डिफरेंट। ये पॉली ने बताया। मैं आपको बता देता हूँ। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम can have no 2 electrons in an atom can have same value of all the 4 quantum numbers. Same value of all the 4 quantum numbers. All the 4 quantum numbers. ध्यान से इसको समझना है और फिर याद करना है। कैन हैव, पूरे के पूरे जितने भी इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं ना एक एटम में, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी 2, सभी इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस कैसा होता है? अलग अलग होता है। सभी इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस कैसा होता है? अलग अलग होता है। 3 एड्रेस क्या होता है? क्वांटम नंबर। 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं, लेकिन चौथा कैसा होएगा? डिफरेंट होएगा। तो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते एक एटम के अंदर जिनके चारों के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कैसी हो? सेम हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसको करके दिखाते हैं। जैसे सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, उसका एंगुलर क्वांटम नंबर की क्या वैल्यू है? 0 है। 0 इसका मतलब पहले शेल में है, एस सब शेल है, पहले शेल में इलेक्ट्रॉन पड़ा है, उसकी एस सब शेल है, और एम की वैल्यू क्या है? 0। मतलब एस का एक ही ऑर्बिटल होता है, इसका मतलब क्या है? एस का एक ही ऑर्बिटल होता है, स्फेरिकल शेप होती है उसकी, ठीक है ना। और उसके अंदर उसकी जो एस की वैल्यू है, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है, वो 2 हो सकती है। आपको बताइए, या तो प्लस हाफ हो सकती है या माइनस हाफ हो सकती है, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में पड़ा है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की का अलग वो है 2 8 8 18 18 32, वो रूल होता है, आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा है। जबकि एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 हो सकते हैं। ये भी पॉली ने बताया।
ठीक है, अभी दूसरी डेफिनेशन भी बताऊंगा आपको मैं इसकी। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ना उसकी n की वैल्यू क्या है 1, l की वैल्यू क्या है 0, m की वैल्यू क्या है 0, तो s की वैल्यू क्या होगी -½ होगी, +½ नहीं होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन की +½ वैल्यू, दूसरे की क्या होगी -½ वैल्यू। मतलब 3 क्वांटम नंबर कैसे हैं सेम, देखो ये भी सेम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉनों का एड्रेस बता रहा हूं मैं, 2 इलेक्ट्रॉनों का एड्रेस है, ये क्वांटम नंबर भी सेम है, ये क्वांटम नंबर भी सेम है, ये क्वांटम नंबर भी सेम है, लेकिन ये क्वांटम नंबर कैसा है डिफरेंट है। जैसे मेरे पड़ोसी के साथ इंडिया भी सेम है, हरियाणा भी सेम है, हिसार भी सेम है, लेकिन मकान नंबर कैसा है डिफरेंट है। तो चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। पॉली ने बताया कि किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके चारों क्वांटम नंबर कैसे हो सेम। अगर 3 सेम हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 3 तो सेम हो सकते हैं, लेकिन चौथा कैसा होएगा डिफरेंट होएगा। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते एक एटम में, इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते एक एटम में जिनके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कैसी हो सेम। अगर 3 की सेम होगी तो चौथी वैल्यू कैसी होगी डिफरेंट। या फिर दूसरे शब्दों में एक और डेफिनेशन है इसकी, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में तो यूं कहीं आते हैं और कंपटीशन में इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, आपको एग्जांपल्स दिए जाएंगे कि ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, ये किस रूल के हिसाब से गलत है, वो एग्जांपल्स आपने प्रैक्टिस करनी है। बहुत ज़्यादा आते हैं कंपटीशन में, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और बच्चे नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरा इसका डेफिनेशन बनती है कि एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और उनकी स्पिन कैसी होगी ऑपोजिट स्पिन। देखो एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि तीसरी तो स्पिन होएगी नहीं। अगर आप या तो स्पिन +½ होती है या -½ होती है, अगर आप तीसरा इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो वो तो +½ या -½ में से ये हो जाएगा, फिर वो तो सेम स्पिन हो जाएगी, जो कि हो ही नहीं सकता। पॉली ने क्या कहा कि 2 ही हो सकते हैं, क्योंकि बाकी 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं, लेकिन चौथा कैसा होना चाहिए डिफरेंट। अगर मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन भी डालूं एक ही ऑर्बिटल में, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी डालूं तो उसकी स्पिन कैसी हो जाएगी, या तो +½ या डुप्लीकेट हो जाएगी ना, जो कि हो ही नहीं सकती पॉली ने कहा। तो क्या दूसरी डेफिनेशन बनी, एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, और उनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए अपोजिट। ये देखो ऑर्बिटल को या तो शो करते हैं सर्कल से या फिर शो करते हैं स्क्वायर बॉक्स से, दोनों से किसी तरह से भी शो करते हैं आप। तो हम ज्यादातर स्क्वायर बॉक्स से शो करते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन दिखाया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन दिखाया। मैं इसके नीचे क्या लिख देता हूँ 1s। इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है 1, एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है 0, और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है +½ एंड -½ अगर एक ही इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो आपकी मर्जी है, ऊपर भी दिखा सकते हो आप स्पिन, नीचे भी दिखा सकते हो, ऊपर भी दिखा सकते हो और नीचे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो एक की स्पिन क्या होगी ऊपर की तरफ, एक की स्पिन क्या होगी नीचे की तरफ। इसी तरह से इसको भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये और ये दोनों में से कोई भी मेथड आप अपना सकते हैं। 1s क्या है, दिस इज 1 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है ज्यादा से ज्यादा 2, और उनकी स्पिन कैसी है ऑपोजिट। कौन सा रूल है ये, दिस इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है ना, तो एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिनकी स्पिन कैसी होगी अपोजिट। कोई फत्तू सिंह कहता है, शरारती लड़का है, कहता जी 3 कहूंगा मैं तो इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो ये स्पिन कैसी होगी एक जैसी होगी ना, ये एक जैसी नहीं हो सकती, पॉली ने बताया। या कहता जी ऐसे करूंगा मैं तो ऐसे करूंगा तो इसकी और इसकी स्पिन सेम होगी, जो कि नहीं हो सकती। पॉली ने ये बताया कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों हो सकते हैं, क्योंकि वही हो सकते हैं जिनकी स्पिन कैसी होगी अपोजिट। अगर सेम स्पिन वाले रखेंगे तो वो आपस में रिपेल करेंगे, अगर सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में रहेंगे तो आपस में रिपेल करेंगे और सिस्टम को कैसा बना देंगे, अनस्टेबल बना देंगे। तो ये है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एन ऑर्बिटल कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ए मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए अपोजिट। या फिर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम में ऐसे नहीं हो सकते जिनके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कैसी हो सेम। ये इन दोनों का मतलब एक ही बनता है, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। ठीक है, इसको एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्यों कहते हैं, कई बार पेपर में आ जाता है, वाई पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसके अंदर हम जो है एक ही चीज जो कंसिडर करते हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग है, बाकी सारी चीजें एक्सक्लूड कर दी हमने, इनको नहीं देखा क्योंकि तो सेम ही है सारी।
ठीक है ना। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्यों कहलाता है, क्योंकि इन दिस वी कंसीडर ओनली द स्पिन क्वांटम नंबर, ऑल द अदर थिंग्स आर एक्सक्लूडेड। बाकी सब चीज़ों को हमने छोड़ दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि वो तो सारी सेम ही है। ठीक है ना। जब डाकिया मेरी और मेरे पड़ोसी की चिट्ठी लेके आता है तो वो तो देखता ही नहीं इंडिया है। अगर इंडिया के अंदर चिट्ठी आ गई तो इंडिया को देखेगा ही नहीं। अगर हरियाणा के अंदर आ गई तो हरियाणा को देखेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो हरियाणा की चिट्ठियाँ हैं सारी। अगर हिसार में आ गई तो हिसार को भी नहीं देखेगा। पोस्टमैन हिसार के अंदर कोई चिट्ठी पहुंच गई तो ना तो इंडिया देखेगा, ना हरियाणा देखेगा, ना हिसार देखेगा। वो क्या देखेगा, सिर्फ मकान नंबर देखेगा। तो सारी चीज़ों को एक्सक्लूड कर देगा ना। इसी तरह से पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर स्पिन को ही मेन कंसीडर किया जाता है, बाकी सारे क्वांटम नंबर्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, क्योंकि वो सब तो सेम ही है। ठीक है। तो ये सेकंड अपना प्रिंसिपल हो गया। इसी तरह से थर्ड प्रिंसिपल करेंगे, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल क्या कहता है, आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा मैं। मेरा अपना पेटेंटेड एग्जांपल है। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करना है हमने, इलेक्ट्रॉन को कैसे बांटें। ठीक है। खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, किस ऑर्बिटल में कितने डालें, कैसे डालें। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी थर्ड प्रिंसिपल है। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी किस तरह से बंटवारा किया जाए इलेक्ट्रॉन्स का। हुंड ने बताया, एक हुंड साइंटिस्ट था, उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स का बंटवारा कैसे किया जाए। एक सेठ जी थे, वो उनको दान करने का जज्बा पैदा हुआ। उन्होंने घर में सेठानी से कह के खूब सारी रोटियां बनवा ली, पूरियां बढ़िया मीठे पूड़े बनवा लिए और थैले में भर के मंदिर में चल पड़े। दान का जज्बा उनके ऊपर हावी था, तो उन्होंने क्या किया, मंदिर में जाते सार भिखारी बैठे थे खूब सारी लाइन लगा के, और उन्होंने क्या किया, मुट्ठी भर भर के पूड़े देने शुरू कर दिए। वो तो दान करने के लिए गए थे, अच्छा काम करने के लिए गए थे, लेकिन जैसे उन्होंने मुट्ठी भर के पूड़े देने शुरू किए तो उन्होंने देखा यार ये तो भिखारी तो भी काफ़ी सारे बैठे हैं और ये पूड़े तो ख़त्म होने लगे। तो उन्होंने बेचारों ने क्या किया, उन्होंने थोड़ा कम कर दिया, चलो कम देता हूँ। लेकिन कम देने के बाद भी काफ़ी सारे भिखारी रह गए जिनको पूड़े नहीं मिले। तो वो सारे नाराज़ हो गए, सेठ जी के ऊपर आगे चढ़ गए, बोले क्या कर दिया आपने, हमने क्या बुरा काम किया, हमको क्यों नहीं मिला, उनको इतना दे दिया आपने। मार पिटाई स्टार्ट होगी। तो सेठ जी बेचारे करने तो गए थे पुण्य और हो गया पाप कि किसी को मिला नहीं, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो अगले दिन उन्होंने बड़ा इससे एक लेसन सीखा, एक चैप्टर, एक बात सीखी बहुत बढ़िया। अगले दिन जब वो पूड़े देने गए तो उन्होंने क्या किया, पहले सबको एक एक बांटा, फिर बच गए तो फिर उन्होंने दो बांटा। तो इस टेक्निक से सभी को एक एक तो मिल गया, सभी को कुछ ना कुछ मिला, तो कोई समस्या नहीं आई। तो हुन्स भी यही कहता है कि एक एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में, एक ऑर्बिटल वाले एनर्जी को क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक जैसी है उनमें पहले अपन इलेक्ट्रॉन कितना डालेंगे, एक एक डालेंगे, फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। आपने ने बताया ना एक ऑर्बिटल में कितने होते हैं, ज़्यादा दो। तो पेयरिंग कब स्टार्ट होगी, जब कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन बट जाएगा ना, उसके बाद स्टार्ट होगी पेयरिंग, उससे पहले स्टार्ट नहीं हो सकती। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, कंपटीशन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये किसके हिसाब से नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके हिसाब से नहीं है, ऑफ बो प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं है, पॉली के हिसाब से नहीं है, या हुन्स के हिसाब से नहीं है। तो ये पी ऑर्बिटल है, पी के अंदर कितने होते हैं, 3 होते हैं ना, पी है। तो पी के तीनों की एनर्जी कैसी होती है, सेम। तो सेम एनर्जी वालों में पहले क्या आना चाहिए, एक एक। हुंड ने बताया, जबकि अपने सेम एनर्जी वालों में क्या डाल दिया, 2 डाल दिए। तो ये किसके हिसाब से नहीं है, दिस इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद हुन्स रूल। आप इसका आंसर क्या बताओगे कि हुन्स रूल के हिसाब से नहीं है, ठीक है ना। तो ये गलत है, ये गलत है। तो पहले जैसे मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो कैसे भरेंगे, पहले इसमें फिर दूसरा इसमें, ऐसे भरेंगे। ऐसे नहीं भर देंगे कि दोनों एक में ही भर देंगे, ऐसे नहीं भर देंगे कि दोनों एक में ही भर देंगे। हुंड ने कहा था कि सेम एनर्जी वालों में पहले एक एक भरा जाएगा, उसके बाद दूसरा भरा जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे भर सकते हैं, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं मैंने, तो मैं ऐसे भर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स में ऐसे लिख रखा है, मैं ऐसे भी भर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 3 ऑर्बिटल तो मैंने बनाए सीक्वेंस में। ऑर्बिटल में एक्चुअल में ऐसा थोड़ी होता है, वो तो उनकी एनर्जी सेम है, किसी में भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने टीचर से पूछना, ट्यूशन वाले से, कि सर मैं ये बना रहा हूँ, बताओ ये ठीक है कि गलत है। मैंने ये बना दिया, बताओ ठीक है कि गलत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्प्रिंग कैसे भी हो सकती है, ठीक है ना। तो एक एक होना चाहिए,
एक ए, इसमें भी एक होना चाहिए, इसमें भी एक होना चाहिए, इसमें भी एक होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी कैसी है, सेम, डीजनरेट है ये। मेरे पास तो दो ही थे तो दो ही भर सकता हूं मैं। मान लो मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो मैं कैसे भरूंगा, 1 2 3 ऐसे भरूंगा। मैं ऐसे भी भर सकता हूँ, ये बुक में कुछ भी नहीं बताया गया इसके बारे में, मैं ऐसे भी भर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो मैं कैसे भरूंगा, 1 2 3 मैं ऐसे भरूंगा। पी है, पी ऑर्बिटल, पी के अंदर कितने होते हैं, 3, एस के अंदर 1, पी के अंदर 3, डी के अंदर 5, एफ के अंदर 7। क्वांटम नंबर से पता लगता है। एस के अंदर 1 ऑर्बिटल, पी के अंदर कितने ऑर्बिटल, 3, डी के अंदर कितने ऑर्बिटल, 5, और एफ के अंदर कितने ऑर्बिटल, 7। क्वांटम नंबर से पता लगता है। 3 है तो मैं ऐसे भरूंगा। मान लो कंपटीशन में क्वेश्चन आ गया उसमें ऐसे भरा हुआ है, तो बताओ ये गलत है कि ठीक है, गलत है। किसके हिसाब से गलत है, हुन्स रूल के हिसाब से गलत है। दिस इज रॉन्ग अबाउट एज पर हुन्स रूल, हुन्स रूल के हिसाब से गलत है। 3 भरने तो ऐसे भरने हैं, अगर 4 भरने तो कैसे भरने हैं, ऐसे भरने हैं। अब चौथा इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाएगा, पेयरिंग स्टार्ट होगी। अब तीनों के पास एक एक आ गया ना, सेठ जी ने सबको बराबर बराबर पूरे दे दिए, तो अब जो है चौथा, अब वो डबलिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब डबलिंग हो सकती है। बुक्स में ये बताया नहीं गया, मैं डबलिंग यहाँ भी कर सकता हूँ, ये भी ठीक है। बुक्स में नहीं बताया गया, कोई टीचर भी नहीं बताता, क्योंकि बुक्स का रट्टा मारते हैं सभी टीचर्स। ये यहाँ भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, सबकी एनर्जी कैसी है, सेम, कहीं पे भी किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ना करके ऐसे कर दूं तो बताओ ये ठीक है या गलत है, और किस चीज, किस प्रिंसिपल के हिसाब से गलत है। अब ये गलत है, क्यों, क्योंकि एक ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, जिनकी स्पिन कैसी होगी, सेम। किसने कहा कि स्पिन सेम नहीं हो सकती, पॉली ने, ये पॉली के हिसाब से गलत हो गया, ठीक है ना। तो कंपटीशन में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको एक प्रॉब्लम दे देगा और कहेगा कि भी ये ठीक है या गलत है। गलत है तो किस प्रिंसिपल के हिसाब से गलत है, ठीक है ना। तो दिस इज रॉन्ग एज पर द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में कैसे होने चाहिए, 2, जिनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए, ऑपोजिट, इनकी कैसी है, सेम, तो ये गलत है। तो पेयरिंग करनी है, जब 4 है तो पेयरिंग करनी है, तो पेयरिंग यहाँ पर भी हो सकती है, ठीक है, ये भी पेयरिंग यहाँ पे भी हो सकती है, ये भी ठीक है, कोई टीचर नहीं बताएगा आपको। पेयरिंग यहाँ पे भी हो सकती है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो हुंड ने ये बताया, तो क्या लिखेंगे अपन इसको, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the orbital of same energy, in the orbitals of same energy will not occur until, पेयरिंग तब तक नहीं होएगी जब तक सेम एनर्जी वालों की बात है, डिफरेंट एनर्जी वालों तो हो जाएगी। मान लो एक की एनर्जी कम है तो उसमें तो हो जाएगी पेयरिंग, दूसरे की एनर्जी ज़्यादा है तो कम एनर्जी वाले में पेयरिंग हो जाएगी, लेकिन सेम एनर्जी वालों में नहीं हो सकती। विल नॉट अकर until each has one electron, until each has one electron, जब तक हर एक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। हुंस रूल है ये, ठीक है ना। चलो तीनों प्रिंसिपल कर लिए, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ-बो प्रिंसिपल, हुंस रूल। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट करेंगे। सपोज स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1। तो हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है किस में जाएगा, सबसे कम एनर्जी वाले में जाएगा। सबसे कम एनर्जी वाला क्या होता है, 1s। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, 1s1। इसका मतलब क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, s सबशेल, s ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कितना, 1। इसका अपन अगर इस तरह से बनाना चाहें डब्बा तो ये 1s का डब्बा बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन है। स्पिन ऊपर की तरफ भी दिखा सकते हैं, नीचे की तरफ भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे लिख दो 1s, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम बना रहा हूं मैं, हीलियम एटॉमिक नंबर कितना है, 2। अपने आप कोशिश करो, अपने आप बनाने की कोशिश करो। 1s1, 1s के अंदर कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं ना। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2, 1s2। या फिर ऐसे लिख सकते हैं अपन, 1s का एक डब्बा बना दिया, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन लगा दिए, 2, जिनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए, ऑपोजिट। हीलियम मैंने लिख दिया सोडियम, सोडियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, सोडियम के अंदर। कोशिश करो बच्चों, अपने आप लिखने की कोशिश करो। 1s2, 1s2, 11 इलेक्ट्रॉन भरने अपन ने। 1s के अंदर 2 भर दिए, अगले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 2s में जाएंगे। आपको याद करा दिया मैंने, 2s2, 2s2, 2s के बाद क्या आता है, 2p। मैंने ऑफ-बो प्रिंसिपल आपको याद कराया है ऑर्डर।
2p प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। 2p 6 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 और 4 10, कितने भरने 11, एक रह गया तो 3s आता है आगे। 3s के अंदर कितना आएगा 1, 3s1। अगर हम डब्बे बनाना चाहें तो ऐसे बनेंगे, 1s का डब्बा, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s का डब्बा, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2p के कितने डब्बे, p के अंदर कितने होते हैं 3 होते हैं, आपको पता होना चाहिए। p के अंदर 3, कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। p के अंदर 3 डब्बे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। और 3s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 1 है। ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं, नीचे की तरफ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे लिख दो 1s, इसके नीचे लिख दो 2s, इसके नीचे लिख दो 2p, इसके अंदर लिख दो 3s। ठीक है। सोडियम एक, जैसे जैसे अपन आगे की तरफ जाते हैं ना तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना बड़ी होती जाती है। जैसे कोई 50 का लिखना है, 50 का लिखना है तो 50 के केस में तो अपन लिखते ही जाएंगे। एक फत्तू सिंह कहता है यार सर जी मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो जो नहीं इतना लंबा लंबा कैसे करूँ सर, सुस्त टाइप का आदमी था वो थोड़ा। तो सर कहते हैं चलो हम कोई छोटा तरीका बताते हैं आपको। तो एक छोटा तरीका बता रहा हूँ, आप 2-3 में उसको ट्राई कर लेना। जैसे सोडियम के केस में छोटा तरीका है, नोबल गैस लेते हैं अपन। नोबल गैस कौन सी होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, क्सीनॉन, रेडॉन। 18वें ग्रुप की गैसेज होती हैं, उनको नोबल गैसेज बोलते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, क्सीनॉन, रेडॉन। 2, 10, 18, 36, 54 या 86 ऐसे होता है, देख लेना इसको। तो अब अपना 11 है, तो 11 से पहले कौन सी नोबल गैस आती है, 10 वाली आती है ना, तो अपन इसको लिख देते, नियॉन आती है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको भी, 10 जैसा तो नियॉन जैसा। 10 जैसी, 10 की कॉन्फ़िगरेशन तो नियॉन जैसी होगी, ठीक है ना। एक रह गया तो अपन एक का हिसाब किताब देना है। अब नियॉन कौन सी गैस है, ऊपर से पहली दूसरी, ये आखिरी पीरियोडिक टेबल का आखिरी है ये सिस्टम, ये आखिरी एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब सेकंड तो खत्म हो गया, पहला खत्म हो गया, ये दूसरा खत्म हो गया। इसका मतलब कौन सा स्टार्ट होएगा, उसका तीसरा स्टार्ट होएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे 3s1। 10 तो ऐसे 10 जैसी कॉन्फ़िगरेशन कैसी, जैसी नियॉन की है, और एक का हिसाब किताब ये ले लो, ऐसे भी लिखते हैं अपन। मान लो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, कैल्शियम का लिख के दिखाता हूँ। कैल्शियम 20, कैल्शियम कितना होता है 20। तो कैसे लिखेंगे, अब 20 से पहले कौन सा आता है 18, आर्गॉन। 20 से पहले कौन सा आता है आर्गॉन, नोबल गैस। हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, आर्गॉन। आर्गॉन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया। आर्गॉन कौन सा है 1, 2, 3, इसका मतलब 3 तक तो खत्म हो गए। तो कहाँ से स्टार्ट होएगा, अब चौथे से स्टार्ट होएगा, नया पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाता है यहाँ पे आगे, तो चौथी सीरीज स्टार्ट होएगी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन 4s1। आर्गन, आर्गन के कितने हैं 18। आगे अपन ने कितने का हिसाब देना है 2 का, तो 4s2, सॉरी 4s2। तो आर्गन 4s2 कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी शॉर्ट में। अगर आप लंबी लिखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, आप लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ये देखो पूरी होगी। 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन 20 हो गए, 20 होते हैं इसमें। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया 4s में आया, ठीक है ना। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द 4s, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल नहीं होती। कुछ एबनॉर्मल केसेस होते हैं जिसमें होना चाहिए कुछ और हो जाता है कुछ और। +1 में 2 ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस हैं, वो आपको मैं करा देता हूँ। एक होती है कॉपर की, एक क्रोमियम की। क्रोमियम एंड कॉपर एग्जाम में, थ्योरी के एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं, पॉसिबिलिटीज रहती हैं। एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। कॉपर और क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होती, अलग तरह की होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्रोमियम की कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम पेपर में आएगी, इसको याद रखना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एटॉमिक नंबर भी याद रखना है, 24 होता है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24। तो 24 से पहले नोबल गैस कौन सी आती है बच्चों, बताओ मेरे को 18, ठीक है। 18 कौन सी होती है, आर्गॉन। आर्गॉन होती है 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स का तो मैंने हिसाब किताब दे दिया। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन तीसरी है, तो इसका 4s से स्टार्ट होएगा। 4s2, 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 18 और तो 20, कितने रह गए 4।